हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, यूटिलिटीज़ के बारे में। ठीक है ना। यूटिलिटीज और बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो बायोडाइवर्सिटी है उसका यूज कहाँ पे ये यूटिलाइज की जाती है, किस तरीके से ये यूटिलाइज की जाती है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो यूटिलिटीज़ होती है बायोडाइवर्सिटी की, वो एक्चुअल में 3 टाइप की होती है, 3 तरीके से होती है। ठीक है। नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन, एथिक, एस्थेटिक, कल्चरल बेनिफिट्स के लिए जो बायोडाइवर्सिटी का यूज किया जाता है वो। ठीक है ना। देखो, नैरोली, ब्रॉडली को ना हम इकोसिस्टम सर्विसेज भी बोल देते हैं। जो सेकंड टाइप है ये, ब्रॉडली को हम इकोसिस्टम सर्विसेज भी बोल देते हैं। एथिक, एस्थेटिक, कल्चरल। ठीक है ना। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये होती क्या है। ठीक है, ये यूटिलिटीज जो है बायोडाइवर्सिटी की वो क्या होती है। देखो, नैरोली यूटिलिटेरियन की हम अगर बात करें तो जो सोर्स ऑफ फूड है ना, जहाँ से वो अपना खाना ले रहे हैं, एज सोर्स ऑफ फूड, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल ड्रग, टिम्बर। ठीक है ना। ये जो यहाँ पे क्या है, इस मतलब तरीके से क्या है, बायोडाइवर्सिटी का यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। देखो, जैसे कि फूड के बारे में हमने बात की, मेडिसिन के बारे में, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, फाइबर्स, रबर, टिम्बर। ठीक है ना। ये जो सोर्स होते हैं इनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का यूज किया जाता है। इनकी वैरायटीज में इम्प्रूव करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, एज सोर्स ऑफ फूड भी आएगा यहाँ पे, फूड एंड इम्प्रूव्ड वैरायटीज। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, फूड एज सोर्स ऑफ फूड एंड इम्प्रूव वैरायटीज। द बायोडाइवर्सिटी यूज्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर इन 3 वेज। देखो, 3 तरीके से जो है, जो फूड और जो अलग अलग वैरायटीज हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनके सोर्स में इम्प्रूव करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को मॉडर्न एग्रीकल्चर में 3 तरीके से देखा गया है, 3 तरीके से यूज किया गया है। अब वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। देखो, पहला, एज ए सोर्स ऑफ न्यू क्रॉप। एज ए सोर्स ऑफ न्यू क्रॉप, नई जो फसल है उसमें इम्प्रूव करने के लिए पहला जो तरीका है बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी का यूज किया जाता है जिनमें फसल को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। तो अगर हम बात करें सेकंड वे की, पहला तो है न्यू क्रॉप की, जो नई फसल जो होती है उनमें वैरायटीज। ठीक है ना। दूसरा है एज ए सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर ब्रीडिंग इम्प्रूव वैरायटीज। मतलब कि ब्रीडिंग का मतलब तो आपको समझ में ही आता है, मेटिंग को हम बोलते हैं। देखो, ब्रीडिंग के भी कई टाइप होते हैं, आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, है ना, तो आउट क्रॉसिंग। तो ये सब जो है ब्रीडिंग में अगर हम देखें, देखो 2 स्पीसीज हैं, किसी भी प्लांट्स की 2 स्पीसीज है। ठीक है ना, वैरायटीज है। अगर उनको हमने मेट करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, तो क्या है, जो उनकी जनरेशन आएगी, जो उनकी ऑफस्प्रिंग आएगी, उनमें हो सकता है जो उनके पेरेंट्स में जो कौन है उनसे एक्स्ट्रा जो है वैरायटी उसके हमें देखने को मिले उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है ना, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में। तो उससे क्या है, उससे ये होता है कि अगर हम 2 अलग अलग वैरायटीज़ को मिक्स करते हैं, क्रॉस कराते हैं, क्रॉस ब्रीड कराते हैं, तो जो उनकी जनरेशन जो आती है उनमें जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस देखने को मिलती है, मतलब अलग से एक्स्ट्रा जो करैक्टर हमें देखने को मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं ब्रीडिंग। ठीक है। उसमें इम्प्रूव करने के लिए, उसकी वैरायटीज़ में इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है नैरोली यूटिलिटेरियन जो बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है ना। एज ए सोर्स ऑफ, थर्ड पॉइंट क्या है, एज ए सोर्स ऑफ न्यू बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स। ठीक है ना, न्यू बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स। अब देखो, बायोडिग्रेडेबल जो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं बायो के अंदर, लाइफ के अंदर जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। ठीक है ना। अब पेस्टिसाइड्स की बात आ रही है, तो पेस्टिसाइड क्या होते हैं, जो किसके ऊपर, जो हमारी क्रॉप होती है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारी फसल होती है,
उनको नष्ट करने, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके अंदर रहते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको खा जाते हैं वो, है ना। तो उनके लिए ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो उनको डिग्रेड कर दें, ठीक है ना, उन पेस्टिसाइड्स को। इसमें भी क्या होगा, देखो अगर हमने गेहूं की फसल उगाई, ठीक है, तो उस पर जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई इंसेक्ट जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि हम रोक नहीं सकते किसी इंसेक्ट को उस प्लांट पे आने के लिए, क्योंकि वो खाना खाने के लिए आ रहा है, वो अपनी सर्वाइवलिटी के लिए आ रहा है, एग्जिस्टेंस के लिए आ रहा है ना, अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है, उसका भी हक है। लेकिन क्या है, हमें पसंद नहीं है ये चीज़। क्यों? अगर इंसेक्ट सारे प्लांट्स को खा गए तो हम क्या खाएंगे, है कि नहीं है? तो हम क्या खाएंगे, इस वजह से क्या हमें उनको मारना पड़ता है, ठीक है। अब हम उसको किसी भी तरीके से मार सकते हैं, केमिकल्स का यूज करके हम उनको मार सकते हैं। आजकल नई नई टेक्निक्स हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे कि नई नई टेक्नोलॉजीज क्या हो सकती है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरीके से जो है प्लांट्स में, एनिमल्स में, कैंसर्स जैसी बीमारी में यूज की जाती है, ठीक है ना। तो हम सारे अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो देखो, इनको मारना बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पे किसका यूज किया गया, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का यूज किया गया। तो वो 3 तरीके हैं एग्रीकल्चर के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट शो करती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो एज सोर्स ऑफ फूड है ना, इधर एज सोर्स ऑफ फूड है यहाँ पे, ठीक है ना, याद रखना। अब थर्ड पॉइंट क्या दे रखा, दी कॉमर्शियली डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज आर क्रॉस ब्रीड विद देयर वाइल्ड रिलेटिव टू इम्प्रूव देयर फ्रूट्स। देखो यहाँ पे फ्रूट्स की बात हो रही है, तो मीन्स कोई ना कोई प्लांट है, कोई ना कोई ट्री है, ठीक है ना। अब फ्रूट की बात हो रही है तो देखो डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज देखो, हम कई बार क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं हम अपने घरों में ही उगा लेते हैं, है ना। एक छोटा सा गार्डन बना के अपने बाग बगीचे पे हम उगा लेते हैं। हालांकि मैंने अपने बाग में बहुत सारे पेड़ जो है ग्रो कर रखे हैं, किससे, क्रॉस ब्रीडिंग से, ठीक है ना, न्यू वैरायटीज के लिए, इम्प्रूवमेंट्स के लिए, जिससे कि उनके फ्रूट्स में इम्प्रूवमेंट आए। अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो देखना फ्रूट जो है एक अलग ही तरीके का होगा। एक तो जल्दी ही वो मैच्योर हो जाएगा, है ना, और उसके अंदर जैसे मान के चलो किसका मैंने कर रखा है, अनार का, पोमग्रेनेट का, ठीक है। पोमग्रेनेट जो हमारे इधर है, हम मेरे बाग में है, वो क्या है, अलग अलग वैरायटीज़ का मैंने ले रखा है, ठीक है, अलग अलग क्रॉस ब्रीड करवा के। तब वो जो उसकी जो जनरेशन थी, मैंने उसमें नोटिस किया कि जो उनके पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है, उसके जो फ्रूट्स हैं और जो उनकी ऑफस्प्रिंग है उसके जो फ्रूट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारे पहले से जो अनार का पेड़ था, मैंने उसका दूसरी वैरायटी के साथ में क्रॉस करवा दिया और वो ग्रो करा दिया, ठीक है, जर्मिनेट करा दिया। अब देखा तो जो ऑफस्प्रिंग वाला था उसकी मैच्योरिटी भी बहुत जल्दी हो गई, अनार की है मैच्योरिटी भी बहुत जल्दी हो गई, ऊपर से वो मतलब मीठा भी, और एकदम रेड, बिल्कुल रेड, और साइज में भी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो उससे क्या है, ऐसे ही क्या हम कोई भी अगर हम डोमेस्टिक जो स्पीसीज जो होती है किसी भी प्लांट की, किसी भी प्लांट के अंदर कोई भी ट्री भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है ना, कोई फ्रूट का कोई प्लांट हो सकता है, ट्री भी कह सकते हैं। तो वो क्या है, अगर हम अपने घर में, अपने खेतों में, अपने बाग बगीचे में अगर हम ग्रो करा रहे हैं, तो उसको अगर हम दूसरी स्पीसीज से, एक वाइल्ड स्पीसीज से जो कि बाहर, घर में नहीं है, बाहर अपने आप ग्रो करती है, जंगल में अपने आप ग्रो करती है, ठीक है, उस स्पीसीज से अगर हम क्रॉस करवा दें तो क्या होगा, जो उसकी ऑफस्प्रिंग होगी उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, उनके फ्रूट्स में इम्प्रूवमेंट आएगी, उनके प्लांट में इम्प्रूवमेंट आएगी। जो मैंने उस ऑफस्प्रिंग का जो अनार का जो पेड़ था उसका जो क्या कहते हैं इम्प्रूव देखी ना, उसकी साइज में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। साइज में मतलब वो जो अनार का पेड़ था वो काफ़ी बड़ा हो गया। हालांकि ये 2 मीटर तक ही है, जो पहले जो प्लांट थे मेरे बाग में, वो क्या है 2 मीटर तक की हाइट थी उनकी, ठीक है ना। लेकिन जब जो ये जो वो ऑफस्प्रिंग वाली जब क्रॉस ब्रीड कराने के बाद जो ऑफस्प्रिंग आई ना, उसकी जो हाइट थी ना, कम से कम 3 से 4 जो है उसकी
3 से 4 मीटर हाइट हो गई, मतलब इतना बड़ा। तो हाइट बढ़ गई, जाहिर सी बात है फ्रूट्स की संख्या भी बढ़ेगी, है ना, फ्रूट्स की संख्या बढ़ेगी। और वो फ्रूट्स भी मोटे मोटे, मतलब एकदम फैटी, बहुत ज़्यादा मोटे, है ना, बहुत बड़े एक तरीके से, अगर हम देहाती भाषा में बोले तो और दूसरी बात बिल्कुल रेड कलर के अंदर से, और बहुत ही ज़्यादा मीठे, स्वीट। तो क्या कहते हैं, ये जो अगर हम अलग अलग वैरायटीज़ के साथ में, अलग अलग स्पीसीज़ के साथ में क्रॉसिंग करवाएं, तो क्या होता है, जो उसकी ऑफस्प्रिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको, उसके अंदर जो फ्रूट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये थे क्या, नैरोली यूटिलिटेरियन। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो राइस जो है, राइस के अंदर 3 मेजर कार्बोहाइड्रेट्स क्रॉप जो है पाई जाती है, ठीक है ना। 2/3 ऑफ फूड सस्टेनिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब कि क्या कर रही है, जो उनके 2/3 जो पार्ट है ना उस कंप्लीट का, वो क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन को। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेस देन 20 प्लांट स्पीसीज आर कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस अबाउट 85% ऑफ वर्ल्ड फूड। लेस देन 20 प्लांट स्पीसीज आर कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस अबाउट 85% ऑफ द वर्ल्ड फूड। ये भी बहुत अच्छी बात है, मतलब कि 20 से कम स्पीसीज ऐसी हैं प्लांट की जो वर्ल्ड में 85% फूड प्रोवाइड कर रही हैं। ओनली 20 से कम ही ऐसी हैं। कहते हैं ना, जैसे कि मान के चलो क्लास में स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल अपनी क्लास का ले लें, बुरा तो मानना मत, बट क्या है, जैसे कि इसमें कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोज का रिस्पॉन्स करते हैं, टेस्ट का रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, लेक्चर्स का रिस्पॉन्स करते हैं, तो और कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल है, मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते। हाँ, मिल रहा है काम कर लेंगे, टीचर जो बोल रहा है बोलने दो, बाकी जो मतलब वो अपनी मर्जी से काम करते, एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब न्यूट्रल जो हो। ठीक है, तो क्या है, सभी एक जैसा काम नहीं करते, सभी एक जैसा नहीं पढ़ते, सभी का एक जैसा दिमाग नहीं होता, यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, अब वैरायटीज़ तो बहुत सारी है इस दुनिया में, प्लांट्स की स्पीसीज तो बहुत सारी है इस दुनिया में, लेकिन 20 ही एक ऐसी स्पीसीज है जो क्या कर रही है, 85% ऑफ फूड प्रोवाइड कर रही है पूरे वर्ल्ड को। ठीक है ना, ये अच्छी बात है ये। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप की। ठीक है, अगर आपके नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा आया और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर बताना, हालांकि इतना काफ़ी है आपके लिए। ब्रॉड यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन के अंदर क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी किसकी, वो बहुत ही ज़रूरी होती है। डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो बहुत ज़रूरी होती है। किसके लिए, मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ इकोसिस्टम। गुड्स एंड सर्विस, इसलिए इसको इकोसिस्टम सर्विसेज बोल रहे हैं, ब्रॉड इकोसिस्टम को, या फिर कह सकते हैं इंडिविजुअल स्पीसीज। ठीक है ना, इकोसिस्टम सर्विसेज बोल सकते हैं इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इकोसिस्टम और इंडिविजुअल स्पीसीज। इकोसिस्टम सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं, गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सबसे बड़ा फॉरेस्ट होता है ना, और इसको लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, ये यहाँ का टॉपिक था। देखो, इस जो अमेजोन फॉरेस्ट है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। भाई लार्ज होगा तो प्लांट्स भी इसके अंदर बहुत सारे पाए जाएंगे, है ना, प्लांट्स बहुत सारे पाए जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस, जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, है ना, जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन ऑफ अर्थ, 20% ऑफ ऑक्सीजन ऑफ टोटल ऑक्सीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, मतलब कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें अमेजोन फॉरेस्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 20% ऑक्सीजन, मतलब आपको पता है अर्थ के अंदर 20% ऑक्सीजन है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में 20 पॉइंट समथिंग है, 21 भी होती है
मतलब 21 तो नहीं है बट 20 पॉइंट समथिंग है। तो उसमें ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है 20%, ये क्या है यूटिलाइज की जा रही है उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। देखो अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे फूड की भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, फूड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इंसेक्ट जो डिपेंड करने वाले वो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड के ऊपर, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी, इंसेक्ट्स की संख्या ज़्यादा होगी और एनिमल्स की संख्या ज़्यादा होगी। तो इस वजह से क्या है, जो अमेजोन फॉरेस्ट है, जो अमेजोन फॉरेस्ट है ये क्या होता है, लार्जेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये करता है, ठीक है ना। 20% टोटल ऑक्सीजन का यूज करता है जो अर्थ पे प्रेजेंट होती है। सो दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ, दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों लंग्स ऑफ अर्थ क्यों बोल रहे हैं? लंग्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है कि नहीं होती है? तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है ना, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ऐसे अमेजोन फॉरेस्ट में हो रहा है गैसेस एक्सचेंज, सबसे ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज अमेजोन फॉरेस्ट में हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने दे रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन मतलब कि रिलीज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो हो गई ना गैसेस एक्सचेंज। तो उसी को हम क्या है इसलिए, और ये जो 20% यहाँ पे इसका मीन एक और आ जाता है कि अर्थ पे जो 20% टोटल ऑक्सीजन जो होती है, टोटल ऑक्सीजन में से 20%, जैसे कि टोटल कितनी है 20 पॉइंट समथिंग है, उसका 20% जो है अमेजोन फॉरेस्ट यूज कर रहा है, मतलब अमेजोन फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अमेजोन फॉरेस्ट जो रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो उसको हम यहाँ पे बोला गया है 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन ऑफ अर्थ, ठीक है ना। सो दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ, इसलिए इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। अगर ये इस पॉइंट से कोई डाउट है तो जरूर बताना, ठीक है। देखो आगे जो है पॉलिनेशन होना, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स, आंट्स, ठीक है, बर्ड्स, बैट्स, आंट्स, बैट चमगादड़ जो होते हैं ना, ये भी क्या करते हैं, इनके द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है। देखो मैं इन चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये यूटिलाइज की जा रही है बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ये सब हो रहा है बायोडाइवर्सिटी के अंदर, बायोडाइवर्सिटी का यूज इस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसको मैंने ये सब बोला। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, कंजर्वेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सब किसका हिस्सा है, यूटिलाइजेशन का, सॉरी बायोडाइवर्सिटी के यूटिलाइजेशन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं एथिक एंड एस्थेटिक कल्चरल बेनिफिट्स। एथिक एंड एस्थेटिक कल्चरल बेनिफिट्स जो हैं वो एक्चुअल में क्या है, इको टूरिज्म, बर्ड वॉचिंग, ठीक है ना, इको टूरिज्म, बर्ड वॉचिंग, वाइल्ड लाइफ, पेट कीपिंग, जानवरों को रखना, जो वाइल्ड लाइफ है जो जैसे हम देखने जाते हैं बर्ड्स को देखते हैं, है ना, उसमें चिड़ियाघर में और जू जितने नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं, देखना कभी जाके बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इको टूरिज्म, घूमना, अलग अलग एनवायरनमेंट में जाके देख के आना उनको, तो वो सब क्या है, एथिक एस्थेटिक कल्चरल बेनिफिट्स हो गए, ठीक है। देखो कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ जो होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि इंडिया के अंदर तुलसी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओसिमम सैक्टम बोलते हैं। ओसिमम सैक्टम पीपल होता है, फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है ना। और क्या है, खेजरी का जो पेड़ होता है, खेजरी, ठीक है ना। प्रोस्पोसिस सिनेनेरिया जो इसका बॉटनिकल नेम है, एंड मैनी मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक रैट, है ना, एनिमल्स लाइक रैट, लोइन, ठीक है, जिसको जय माता दी भी बोला जाता है, मीन्स माता दी का सवार होता है,
तो ऑल भी है ना, जिसको लक्ष्मी जी बोला जाता है स्वान जिसको सरस्वती जी बोला जाता है, पीकॉक, ठीक है, जिसको कार्तिक जो उसकी सवारी होती है, स्नेक्स सेठ जी, ये सभी क्या है, रिलीजियस या फिर पूजा करने योग्य जो है कल्चरल बेनिफिट्स के लिए यूज होते हैं। आप समझ गए ना। देखो बायोडाइवर्सिटी है और एक ह्यूमन बीइंग है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है, एक दूसरे में इंटरेक्ट तो है ही है, हम एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट तो हैं। तो जैसे मैंने कुछ प्लांट्स का, कुछ पेड़ जो होते हैं ट्रीज का नाम लिया और कुछ एनिमल्स का भी नाम लिया, जिनको हम अपने कल्चरल बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, कि हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको मानते हैं, हमने उनको भगवान का दर्जा दिया हुआ है कि हम इसकी पूजा करेंगे तो हमारे ऊपर लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी, सरस्वती खुश हो जाएंगी ना, शिव जी खुश हो जाएंगे। तो उस तरीके से ये हमारा मानना है, ये हमारे कल्चरल बेनिफिट्स के लिए हम बायोडाइवर्सिटी का यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो ये था एथिक, एस्थेटिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स, ठीक है। जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं ना, वो सिंबल होते हैं किसके, कल्चरल हेरिटेज एंड नेशनल प्राइड के, ठीक है। तो आप ये जो नोट्स में ज़रूर पढ़ना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।